तो ये एक बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। लाल बाग के राजा का विसर्जन वहां पर चल रहा था। ग्रहण शुरू होने से पहले ये विसर्जन किया गया है और विसर्जन में 36 घंटे लगे हैं। पीछे अगर हमारे संवाददाता ऐड हो, हमारे साथ जुड़ चुके हो तो जुड़िएगा, क्योंकि ये बड़ी खबर है। कल से लगातार विसर्जन को लेकर लालबाग के राजा की जो प्रतिमा है उसको मुंबई में जगह जगह घुमाया गया और उनके दर्शन के लिए सड़क पर काफी भीड़ उमड़ आई। अब क्योंकि उनका विसर्जन किया गया है ग्रहण शुरू होने से पहले 36 घंटे देखिए, लालबाग के राजा का जो विसर्जन है उसमें 36 घंटे लग गए। तो इस पर भी हम बात करेंगे, अगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हो। विसर्जन में 36 घंटे लगे हैं और ये बहुत संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे संदीप के पास चलते हैं। संदीप, विसर्जन हो चुका है लालबाग के राजा के? जी बिल्कुल, गणेश भगवान जो है पिछले 36 घंटे से जो है अपनी सवारी लेकर के लालबाग के दरबार से निकले थे और अपने दरबार से निकल करके सुबह यहाँ पर करीब 6-7 बजे के दरमियान पहुँचे। लेकिन चूंकि हाई टाइड था, यही कारण है कि लालबाग के राजा को वहाँ बीच समुद्र में ले जाना और विसर्जित करना बहुत कठिन हो गया था। लेकिन ये सबसे बड़ा मौका उन लोगों के लिए था, उन लोगों के लिए रहा जो लोग लालबाग के राजा के दर्शन पिछले 10 दिनों में नहीं कर पाए थे। तो मुंबई हो या आसपास के सटे इलाके हो, वहाँ से दूर दराज से लोग जो हैं वो इसी गिरगांव चौपाटी में पहुंचे और कहीं ना कहीं भगवान श्री गणेश की एक झलक पाने के लिए सुबह से लोग यहाँ पर तांता लगा हुआ था। और मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर गिरगांव चौपाटी से। लगातार तस्वीरें देखिए कि जो लोग कहीं ना कहीं 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है पंडालों में लग जाता है लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए। तो यही कारण है कि ये एक बेहतरीन मौका उन सभी भक्तों के लिए भी था जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। उन लोगों से बात करेंगे कि कब आए आप यहाँ पर, कितने देर में अपने दर्शन प्राप्त किए? नहीं, सुबह भी आए थे लेकिन विसर्जन नहीं हुए तो वापस चले गए। तो वापस अभी देखते हैं कि विसर्जन कब तक होगा। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए। आप कहाँ से आई हैं? संदीप साथ में ही आए हैं, तो अंधेरी से आए हैं आप? संदीप, एक बार जल्दी से एक बार तस्वीर फिर से दिखा दीजिए, क्योंकि जल्दी से हमें अपने यहाँ पर आना है अपने मेहमानों के पास। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, लालबाग के राजा का विसर्जन हो चुका है और अगले बरस तू जल्दी आना, ये लोग कह चुके हैं उनसे। जी बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, चंद्र ग्रहण को लेकर कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में होते हैं, जैसे इस दौरान क्या करें क्या ना करें, किस काल में क्या वर्जित है, शास्त्रों में क्या कहा गया, इस पर बात करेंगे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मैं प्रोफेसर पवन सिन्हा से शुरू करूंगा। अच्छा, पवन सिन्हा जी की खास बात यह कि अध्यात्म को वो विज्ञान और अध्यात्म के बीच एक ब्रिज की तरह जोड़ते हैं। तो जरा उनसे बात करते हैं। पवन जी, मुझे बताइए, चंद्र ग्रहण क्यों खास है इस बार का? 122 साल बाद कहा जा रहा है, नहीं हमारे जीवन काल में, हम सबके जीवन काल में पहली बार कि भाई पितृपक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से और अंत सूर्य ग्रहण से। बताइए जरा इसके बारे में। देखिए, मेरा इसमें मानना यह है कि हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है और हर चीज़ का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इसके जो कॉम्बिनेशन बने 122 साल बाद बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चंद्र ग्रहण खराब हो जाएगा। केवल टाइम लैप्स के अनुसार हम ये नहीं कह सकते कि ये चंद्रग्रहण हमारे लिए शुभ होगा या ये चंद्रग्रहण हमारे लिए अशुभ होगा। तो चंद्र ग्रहण के शुभ या अशुभ होने से बाकी और बहुत सारी चीज़ों का संबंध हो सकता है, लेकिन 122 साल का उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो हमने एक टाइम को देखा और समझा कि ये कॉम्बिनेशन इतने साल बाद बना। नहीं, क्योंकि इसको ब्लड मून भी कहते हैं और वेस्ट में इसको लेकर बड़ी प्रोफेसीज हैं, बड़े यहाँ पर वेस्टर्न जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने भी इसको लेकर बड़ी बातें कही हैं। लेकिन क्या ये चंद्र ग्रहण कुछ लेकर आ रहा है अपने साथ? कोई गणना है आपकी, अच्छा खराब कुछ सोचा किया आपने गणना इस बारे में? देखिए, मेरे विचार से तो ये ग्रहण कुछ परेशानियां तो लाएगा, क्योंकि चंद्रमा का सीधा प्रभाव जो है वो मौसम पर होता है, धरती पर होता है और जल पर होता है। तो चंद्रमा ये कुछ ना कुछ तो हमारे सामने टर्बुलेंसेस क्रिएट करेगा ही करेगा, ये तो तय है। और ये समय जो है आगे आने वाले 7-8 दिन में ही हमको देखने को भी मिलेगा। तो मौसम में एक बड़ा परिवर्तन आएगा, लोगों के मन पर एक बड़ा परिवर्तन पड़ता है। और खास तौर से चूंकि हम लोग चर्चा बहुत करते हैं चंद्र ग्रहण की, मन की, आदि की, तो उससे भी थोड़ा कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल
इफेक्ट भी रहता है, लेकिन एक प्रभाव पड़ते हुए मैंने स्वयं भी देखा है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने भी इस पर काम किया और भी बहुत जगह इस पर रिसर्चेस चल रही हैं। ठीक है। तो बहुत जल्दी हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। और ये रेड तो इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है, रेड जो वेवलेंथ है वो सीधे वायुमंडल के पार धरती पर दिखाई दे जाती है, इसलिए ये रेड है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये लाल है, खूनी नहीं ये है। बड़ी लाइन आपने कह दी, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई सारी भविष्यवाणियां तो डरा भी रही हैं। नीति, आपका क्या असेसमेंट है? आप भी मानती है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, या आपको लगता है कि नहीं, ये चंद्र ग्रहण कुछ तो ला रहा है अपने साथ? देखिए, ज्योतिष डराने का विषय नहीं है, ना ही धर्म डराता है। हाँ, ज्योतिष चेताने का विषय जरूर है, एक वार्निंग जरूर देता है। चंद्र ग्रहण, ग्रहण का अर्थ क्या है? ये ग्रहण अगर साइंटिफिकली समझें तो जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक अलाइनमेंट में, यानी कि 180 डिग्री में आ जाते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। ये बहुत ही एक साइंटिफिक रीजन है। और वर्ष में 4 ग्रहण आने ही आने हैं, 2 सूर्य 2 चंद्रमा, क्योंकि अलाइनमेंट नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में एक बार होनी ही होनी है। लेकिन ये चंद्रमा का ग्रहण खास क्यों है? भारत के लिए एक तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, क्योंकि अर्थ और जो चंद्रमा की ऑर्बिट है वो अलग से टिल्टेड होते हैं, 5 डिग्री का टिल्ट होता है, तो एग्जैक्टली अलाइनमेंट कई बार ग्रहण के समय भी नहीं बन पाती, इसलिए पार्शियल एक्लिप्स हम देखने को मिलता है। लेकिन इस चंद्रमा के ग्रहण के समय जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास करें तो चंद्रमा से जो दूसरी राशि है, क्योंकि कुंभ राशि पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, दूसरी राशि मीन राशि, वहां पे शनि वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में प्लैनेट का पिछली राशि पे भी नकारात्मक प्रभाव या सकारात्मक प्रभाव दिखता है। और दूसरी तरफ इससे द्वादश भाव में प्लूटो, जिसको हम यम का देवता बोलते हैं, और ठीक शनि के सामने मंगल बैठे हैं, यानी कि सम सप्तम बैठे हैं। और जिस समय ग्रहण काल है उस समय वृषभ लगन उदय हो रहा है पूर्वी क्षितिज पे, और वृषभ लगन का जो स्वामी शुक्र है वो चंद्रमा से षडाष्टक बैठा है। और एक बड़ी संभावना है जो हमको गणना में देखनी है कि इस समय गुरु जो है वो अतिचारी हैं, जिस नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। तो ओवरऑल हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझें, जब चंद्रमा की किरणें दूषित होती हैं, क्योंकि ये तो साइंस भी बोलता है कि जब सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट और वायलेट रेडिएशंस होती हैं जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो स्कैटर हो जाती है, जिसको रेले इफेक्ट बोलते हैं। और क्योंकि रेड की वेवलेंथ और इंफ्रारेड की ज्यादा होती है वो चंद्रमा तक पहुंचती हैं। और फिनोमिना लाइट का यही है कि हमारा रेटिना वही रोशनी का रंग देख सकता है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं एक चीज समझाने, एक चीज और मैं गौरव जी बताना चाहूंगी कि दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। अभी आपने लालबाग के राजा की हमको दृश्य दिखाए कि जस्ट बिकॉज ऑफ हाई टाइड हम वहां पे विसर्जन नहीं कर पाए। यही तो ज्योतिष बताता है कि चंद्र ग्रहण के समय, पूर्णमासी के समय, अमावस्या के समय पानी के जो हमारी बॉडीज हैं उसमें हाई टाइड, लो टाइड आपका इफेक्ट दिखता है। सेम हमारे और आपके शरीर में 70% फ्लूइड है, तो और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो इसलिए उसका हम पे भी नकारात्मक प्रभाव इमोशंस लेवल पे पड़ता है। ठीक है, मैं एक एक कमेंट सबसे लेता हूं, बाद में हम इसमें बात करेंगे कि चंद्रमा को लेकर विज्ञान और आध्यात्म में ये हमेशा की ये कंपटीशन क्यों होता है। लेकिन डॉक्टर त्यागी, साइंस की नजर से जरा हमारे दर्शकों को बताइए, ये कितनी बड़ी खगोलीय घटना है, बताइए सर। देखा जाए तो ऐसा कोई खास नहीं है। हाँ। कि साल में 7 हो सकते हैं ग्रहण, जिसमें 2 सूर्य ग्रहण होंगे और 5 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं, लेकिन जनरली 2 या 3 तो हर साल होते हैं। ठीक है। और उसमें जैसा कि अभी आपने बताया कि ये बिल्कुल सही है कि ये छायाओं का खेल है। और आर्यभट्ट ने 4वीं शताब्दी के मध्य में ये बात बता दी थी कि कैलकुलेट करके कि ये छायाओं का खेल है, एक पिंड की छाया दूसरे पर पड़ रही है और वो भी थोड़ी देर के लिए। अब उसमें हमने इसको कारण नकारात्मक या उससे जोड़ दिया, उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास नहीं है आज तक। क्योंकि एक बड़ी रोचक बात यह है कि हमने कैलकुलेट करना कि ग्रहण कब पड़ेगा, ये बहुत पहले 4000 साल पहले का चाइना का रिकॉर्ड है। उन लोगों ने एस्टिमेट लगा लिया था कि कब कब ग्रहण पड़ने वाला है, लेकिन क्यों पड़ता है ये नहीं पता था। ये जाके आर्यभट्ट ने सिद्ध किया साइंटिफिकली। लेकिन वो चीज हमने दबा दी, हमने और उसके साथ बहुत सारी चीजें जोड़ दी, अंधविश्वास जोड़ दिए कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी कह रहे हैं कि एक राशि में ये दिखेगा। अब राशि क्या है?
राशि बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ स्टार है जो हमें यहाँ से एक उनकी शेप दिखती है, और वो तारे जो हैं हमें पृथ्वी से एक शेप में दिख रहे हैं, जबकि वो आपस में बहुत दूरी पे है और उनके बीच में लाखों करोड़ों और छोटे छोटे तारे हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। तो यहाँ से देखने पे वो नज़ारा दिख रहा है, अगर आप ऊपर जाओ तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो ये जो पूरा जो जिस पे ज्योतिष बेस्ड है, यही आके लगता है कि ये हमें थोड़ा सा इसको एक अलग नजरिए से देखना समझ होगा गया।